नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर के एल मीना। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम कारक प्रकरण विषय पर परिचर्चा करेंगे। कारक को संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ कहा जाता है। कारक को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। कारक शब्द क्री प्लस अणबुल से मिलकर बना है, जिसमें क्री धातु और अणबुल प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। क्री प्लस अणबुल में अणबुल प्रत्यय के अण की चूटू सूत्र से और ल की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा, तस्य लोपः सूत्र से लोप होकर वु शेष बचता है और वु को योवोर्नाको सूत्र से अक होता है। इसके बाद अचोन्नति सूत्र से आदि जो अच होता है उसको वृद्धि होकर कारक शब्द बनता है। इस प्रकार कारक शब्द की निष्पत्ति हुई है। कारक की परिभाषा देते हुए कहा है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, क्रियाम करोति इति कारकम। इस प्रकार से कारक की ये परिभाषा बताई गई हैं। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो उसे कारक कहा जाता है, अर्थात क्रिया से जिसका साक्षात संबंध होता है वह कारक कहलाता है। क्रिया को पूरा करने में जो उपयोगी होगा वही कारक है। क्रिया से जिसका अन्वय होगा, क्रिया से जो संबद्ध होगा, क्रिया के साथ जो सीधा जोड़ेगा, क्रिया के बिना जो नहीं रहेगा, क्रिया से जो सीधे ही को रिलेट करेगा वही कारक कहलाएगा। इस प्रकार स्पष्ट हो चुका होगा कि जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होगा वही कारक कहलाएगा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कृत भाषायाः अंतर्गते कारकाणि कति सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण शास्त्र में व्याकरणाचार्यों ने क्रिया के संपादनार्थ क्रिया से संबंध रखने वाले 6 कारक स्वीकार किए हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकानि षट्। उक्त 6 कारकों में प्रथम है कर्ता कारक। कर्ता कार्य को करने वाला या क्रिया का संपादक होता है। द्वितीय है कर्म कारक। क्रिया का कर्म जिसे कर्ता संपादित करता है वह कर्म होता है। करण कारक, क्रिया के होने में जो सबसे अधिक सहायक होता है वह करण होता है। संप्रदान कारक, क्रिया का विधान जिसके लिए हो वह संप्रदान होता है। अपादान कारक, क्रिया जिससे अलग हो रही हो वह अपादान है। अधिकरण कारक, क्रिया जिस स्थान पर या जहाँ पर संपन्न हो वह अधिकरण कहलाता है। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक माने गए हैं और विभक्तियाँ 7 मानी जाती हैं। इसमें षष्ठी विभक्ति को और जोड़ दिया जाए तो ये विभक्तियाँ 7 हो जाएंगी। संबोधन न तो कारक है और न ही विभक्ति, ये केवल प्रथमा का ही भेद मात्र है। उक्त कारकों का बोध कराने के लिए
प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। जिन जिन पदों का क्रिया से साक्षात संबंध होगा वही कारक कहलाएगा। जैसे रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम और पुस्तक का संबंध पठति क्रिया से है, अतएव ये दोनों कारक हैं। और जिनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होगा, साक्षात संबंध नहीं होगा, वह कारक नहीं कहलाएगा। इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध षष्ठी विभक्ति क्रिया से डायरेक्ट को रिलेट नहीं करता। इसीलिए संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति को हम कारक नहीं मानते। जैसे मोहनः रमेशस्य गृहं गच्छति, मोहन रमेश के घर जाता है। दूसरा उदाहरण है राज्ञः पुरुषः गच्छति, राजा का पुरुष जाता है, राजा का नौकर जाता है। इस वाक्य में रमेश का गमन क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं है, अर्थात क्रिया के संपादन में इसका कोई उपयोग नहीं है, अतः यह कारक नहीं होगा। राज्ञः पुरुषः गच्छति, इस उदाहरण में राजा का पुरुष जाता है, जाने का कार्य गमन क्रिया पुरुष में हो रही है, राजा में गमन क्रिया नहीं हो रही है। इसलिए राज्ञः यह कारक नहीं माना जाएगा, पुरुषः यह कारक माना जाएगा, क्योंकि राज्ञः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और षष्ठी को हम कारक इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि षष्ठी विभक्ति का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। इसीलिए हम षष्ठी विभक्ति को अर्थात संबंध को कारक नहीं मानते हैं। उक्त वाक्य में मोहन कर्ता का और गृहम कर्म का गच्छति क्रिया के साथ साक्षात संबंध है, अतः ये दोनों कारक होंगे। संबोधन प्रथमा का ही भेद मात्र है, अतः संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबोधन है वह प्रथमा विभक्ति का एक भेद मात्र है, इसलिए हम इस संबोधन को भी कारक नहीं मानते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है और संबोधन प्रथमा का ही भेद होता है, अतः इन दोनों को कारक नहीं माना गया है। इस प्रकार कारक 6 ही होते हैं। कारकों का विस्तृत रूप से अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।